चलो तो बात करते हैं आज हम डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और इसके क्या नीड्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फीचर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखो, डेप्रिसिएशन जो होता है वो जब आप किसी एसेट का कंटिन्यूस यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में उस एसेट की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ होने लगती है पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे हम उन एसेट्स का यूज़ करते जाते हैं बिजनेस के अंदर, तो जो एसेट आप यूज़ कर रहे हैं और जितने में भी आपने उस एसेट को परचेज़ किया होगा, तो ऐसे केस में उसकी वैल्यू जो होगी वो डे बाय डे कम होती जाती है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ परमानेंट एंड कंटिन्यूस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। मतलब कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक परमानेंट और कंटिन्यूस डिक्रीज है। किस चीज़ का डिक्रीज है? जो भी एसेट आपके पास में है उसकी जो वैल्यू होती है उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी एसेट को परचेज किया है 1 लाख रुपीज़ में, राइट। और जब आप इस एसेट का यूज़ आप करते जाओगे तो इसकी जो वैल्यू होती जाएगी वो डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आप इसका यूज़ करते जाओगे, तो राइट। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो वैल्यू है इस एसेट की जिसका यूज़ हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम क्यों हो रही है? तो कम होने का रीज़न क्या है? लाइक वियर एंड टेयर की वजह से क्या होता है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। मतलब आप अगर किसी एसेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो घिसने लगते हैं। उसका यूज़ आप कर रहे हो, उतने वैल्यू का आपने क्या किया है, उस एसेट को यूज़ कर लिया है, दैट्स वाई उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती जाती है। नाउ अब हम देखेंगे कि लैप्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस एंड एक्सीडेंट एक्सेट्रा। मतलब कि इन कुछ वजहों से हमारे पास जो एसेट होती है उस एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम होने लगती है, राइट। अब देखेंगे इनमें जो टर्म आ रहे हैं इनको हम वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे। इसमें जो टर्म आ रहे हैं इसका बहुत डीप मीनिंग है। सबसे पहले अब अगर इसमें डिटेल में अगर हम चले तो जो डेप्रिसिएशन होता है ये जो होता है ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स में लगेगा, राइट। तो जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा टेंजिबल एसेट्स और एक होता है हमारा इनटेंजिबल एसेट्स, राइट। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन टर्म का यूज़ किया जा रहा है ये टेंजिबल एसेट्स के टर्म में यूज़ किया जाता है। मतलब कि आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स होती हैं उन सभी एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब कि जैसे जैसे आप उन एसेट्स का यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। रीज़न मैंने बता दिया आपको। इसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में देखें तो फिक्स्ड जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं, तो टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी एसेट्स जिनको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हो, या फिर जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उन एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट्स करते हैं। मतलब जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, उन सभी एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट्स मानते हैं, राइट। और जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो सारे जो एसेट्स होते हैं वो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स होती हैं इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि मशीनरीज आ जाएंगी हमारे, फिर प्लांट हो गया, ओके, लैंड हो गया या बिल्डिंग हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स होती हैं। लेकिन अगर मैं इसके डेप्रिसिएशन से इसको रिलेट करूं तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो लैंड और बिल्डिंग में नहीं लगता। क्योंकि इसका रीज़न क्या है वो भी हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि जो हमारे पास मशीनरीज है या जो प्लांट है या जो टूल्स है या जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं बिजनेस के अंदर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, तो ऐसे कंडीशन में इन सभी एसेट्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो डिक्रीज होती जाती हैं क्योंकि हम उनका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन सभी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब अगर हम लैंड और बिल्डिंग की बात करें
तो यहाँ पर इसको और थोड़ा और क्लासीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लैंड का, लैंड पे क्यों नहीं लगता डेप्रिसिएशन? अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड जो होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है। मतलब कि लैंड कम है और रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, लैंड कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लैंड की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। इसीलिए लैंड की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती है, बढ़ने लगती है। ये होता है लैंड के साथ में। लेकिन अगर हम मशीनरीज की बात करें तो मशीनरी में ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा जो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स है इसमें मशीनरीज आएगा, प्लांट आएगा, है ना, टूल्स आएंगे, इक्विपमेंट्स आएंगे, इन सारी चीज़ों पे ही क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। और आप ये याद रखें कि ये वो सारे मशीनरीज या वो सारे एसेट्स हो सकते हैं जिनका यूज़ हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में लगाते हैं, काय में, फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है ना। तो आपके पास कोई भी अगर रॉ मटेरियल है और आप उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जिन मशीन्स का या जिन एसेट्स का यूज़ करते हो उन एसेट्स में क्या लग जाता है, डेप्रिसिएशन लग जाता है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हमारे पास एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स भी होती हैं और इनटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं फिक्स एसेट्स के अंदर। तो आप याद रखें कि अगर हमारे पास टेंजिबल एसेट है तो टेंजिबल एसेट्स में अगर वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इस चीज़ को बोलेंगे आप डेप्रिसिएशन। किसमें, अगर टेंजिबल एसेट्स हैं। पर ऐसी भी कुछ एसेट्स होती हैं जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, तो क्या उनकी वैल्यू कम नहीं होती है? उनकी वैल्यूज़ भी कम होती है, पर उस केस में हम उसको डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे बल्कि उसको अमोर्टाइजेशन कहेंगे आप, राइट। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है अमोर्टाइजेशन, राइट। तो जैसे कि गुडविल है या ट्रेडमार्क हो गया या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हो गए या फिर पेटेंट्स हो गया, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों पे क्या होता है कि अमोर्टाइजेशन लगता है अगर इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, कम होती है। कभी मान लीजिए आपके गुडविल की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, कि अगर किसी का फर्म ने अच्छा काम नहीं किया तो उसके गुडविल की वैल्यू अगर कम हो गई है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अमोर्टाइजेशन हो जाएगा। किसी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें कि अगर कोई टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स की अगर हम लोग बात करें तो जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, इन सभी चीज़ों की मैं बात करूं तो इन सभी में भी टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं। तो जो पुराना टेक्नोलॉजी होगा उसकी वैल्यू कम रहेगी और जो नया टेक्नोलॉजी होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू कम हो रही है इस केस में वो होता है अमोर्टाइजेशन। तो आपको याद रखना है कि जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं उसमें अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हम डेप्रिसिएशन कहेंगे, बट अगर हमारा इनटेंजिबल एसेट्स है और उनकी वैल्यूज अगर कम हो रही है तो वो होगा अमोर्टाइजेशन। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में अगर हम देखें फिर से तो यहाँ पर ऑब्सोलेसेंस है। तो ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? तो ऑब्सोलेसेंस मतलब क्या है कि जब हमारी टेंजिबल एसेट यूजफुल ना रह जाए या अब वो अनवांटेड हो गया है जिसका अब हमें यूज़ नहीं है या हम उसका यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज की टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो चुकी है। इस वजह से अगर हम उस फिक्स एसेट को, उस फिक्स टेंजिबल एसेट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या वो अब हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो ऐसे केस में जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो होगा ऑब्सोलेसेंस। तो अगर कोई एसेट क्या हो जाती है, हमारे लिए यूजलेस हो जाती है, तो ऐसे केस में हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ऑब्सोलेसेंस कहेंगे। नेक्स्ट होता है डिप्लीशन। अमोर्टाइजेशन मैंने आपको बता दिया है। सो डिप्लीशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उसका जो रिजर्व होता है जब वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, तो इस केस में जो टर्म यूज़ किया जाता है वो होता है डिप्लीशन। लाइक कि ऑयल वेल्स हो गया या कोल माइंस हो गया, अगर इनकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो अगर आपको कोल ऑब्टेन करना है तो कोल माइंस में हम क्या करेंगे, वो कोल को ऑब्टेन करेंगे।
तो उसके लिए जो भी एक्सट्रैक्शन की जो कॉस्ट आती है उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी नेचुरल रिसोर्स की जो वैल्यू होती है वो गिरने लगती है। इसीलिए ऐसे टर्म में हम क्या यूज़ करेंगे, डिप्लीशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि जितनी भी बातें हम यहाँ कर रहे हैं, चाहे वो ऑब्सोलेसेंस है, चाहे वो अमोर्टाइजेशन है, डेप्रिसिएशन है या डिप्लीशन है, इन सभी की जो अपन बात कर रहे हैं ये सभी हमारे एक्सपेंस होते हैं। ये सभी क्या है, एक्सपेंस है। बट ये ऐसा एक्सपेंस है जो नॉन कैश होता है। मीन्स कि आपको इसके लिए किसी को कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन फिर उसके बाद भी आपको घाटा हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से क्या है, हमारे लिए लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया है। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, या फिर आप इसको फीचर्स भी बोल सकते हो। तो हम डेप्रिसिएशन के कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। सो द फर्स्ट फीचर इज इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो केवल और केवल फिक्स्ड एसेट्स पे ही लगाया जाता है। उसमें भी अगर हम और इसको क्लासीफाई करें तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ऐसी कोई भी एसेट जो हमारे इनटेंजिबल है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, और उस पे जो होता है वो अपन ने पढ़ लिया है, वो है हमारा अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट फीचर जो होता है वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो डेप्रिसिएशन जो होती है वो कंटिन्यूस बेसिस पे लगती ही जाती है, क्योंकि अगर आप किसी एसेट को अगर आपने परचेज किया है बिजनेस के अंदर और अगर आप उसको यूज नहीं भी कर रहे हो, उसके बाद भी आपको डेप्रिसिएशन वहां पर चार्ज करना ही होगा। इसके अलावा अगर हम मशीन का यूज कर रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो जितना भी हमने यूज कर लिया होगा उस मशीन को, उसकी जो वैल्यू होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। अब इसको आप ईयरली करते हैं कि हमारे साल भर में डेप्रिसिएशन हमारा कितना लग रहा है, कैसे फाइंड किया जाता है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में। तो आपको याद रखना है कि डेप्रिसिएशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब कि आपको चार्ज करना ही है, अगर आपका जो एसेट है वो यूज में है या नहीं है। अगर आपने उसको परचेज कर लिया है बिजनेस के लिए और अगर आपने उसका यूज नहीं किया है, इवन वो रखा हुआ है, अनयूज्ड है, उसके बाद भी उसकी जो वैल्यू होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अनयूज्ड होने के बाद भी ऐसा होता है, राइट। इसलिए हमारा क्या है, ये लॉस है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इट इज अ लॉस। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसमें हमको क्या हो रहा है, हमारी जो वैल्यू है उसमें हमको लॉस हो रहा है। नेक्स्ट, परमानेंट इन नेचर। परमानेंट इन नेचर का मतलब ये होता है कि जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो जाता है किसी भी एसेट पे, तो उससे हमारे जो एसेट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है। अब ये परमानेंटली डिक्रीज हो गया है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसकी वैल्यू दोबारा कभी भी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। हमेशा क्या होगा कि ये जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होते ही जाएगा, और चार्ज होने की वजह से क्या होगा, हमारे एसेट की जो वैल्यू है वो कम होती ही जाएगी, डिक्रीज ही होगा, और ये परमानेंट डिक्रीज है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है बुक वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हम लोग एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो बुक वैल्यू पे किया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है एंट्रीज एवरी ईयर। सो डेप्रिसिएशन के केस में डेप्रिसिएशन की जो एंट्रीज होती है वो हमें हर साल करनी ही होती है। मतलब आपको हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही होगा। नेक्स्ट होता है हमारा अकाउंटिंग कंपलसरी। सो इस केस में ये बोला गया है कि अकाउंटिंग कंपलसरी ये कहता है कि अगर आपके बिजनेस में आपको लॉस अगर हो रहा है, उसके बाद भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा आपके एसेट्स में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ही आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, और अगर लॉस हो रहा है आपके बिजनेस में तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं हो सकता। अकाउंटिंग रिकॉर्ड इसका करना ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना ज़रूरी होता है डेप्रिसिएशन के लिए। और अगर बिजनेसमैन को लॉस हो रहा है बिजनेस के अंदर, तब भी उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही होता है। तो ये थे कुछ फीचर्स डेप्रिसिएशन के। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा
नीड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। जो हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है इसके नीड या क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है या क्या नीड है। तो देखिए, सबसे पहला नीड यहाँ पर ये है एसरटेनिंग ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। हमें क्या पता लगाना है, हमें हमारे बिजनेस में फेयर वैल्यू चाहिए है, ट्रू प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू हमें चाहिए है, इसलिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही होगा। सो ट्रू वैल्यू ऑफ प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें ये करना होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस या जितनी भी कॉस्ट हमें रेवेन्यू को अर्न करने में लगी है, हम उन सभी कॉस्ट को जब हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं, तभी जाकर के एक बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट की वैल्यू निकल सकती है। इसीलिए डेप्रिसिएशन को चार्ज करना ज़रूरी है। इसके अलावा बिजनेस ऑपरेशंस को करते समय हमारे एसेट्स की जो भी वैल्यूज़ में डिक्रीज़ हो रहा है, मीन्स कि अगर आपको बिजनेस ऑपरेट करना है, चलाना है अपने बिजनेस को, तो आपको इन एसेट्स का यूज़ करना ही होगा। और अगर आप एसेट का यूज़ करेंगे तो एसेट की वैल्यू कम होने लगेगी। तो जो भी यहाँ पर एसेट की वैल्यू कम हो रही है, जितनी भी कम हो रही है, उस वैल्यू को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें शो करना ही होगा। एंड जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक लॉस है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना ही होगा। इसके बाद ही आप अपने बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट की वैल्यू या लॉस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि आपको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको तभी पता चलेगा। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी एसेट्स की वैल्यूज शो करेंगे, वो जो एसेट की वैल्यू होगी वो सही नहीं होगी, एक्चुअल नहीं होगी वो। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। देखो, डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज करना होता है क्योंकि हमें हमारे एसेट्स की फेयर और ट्रू वैल्यू बतानी होती है। अब लेट अस सपोज कि आप मान लेते हैं कि जो एसेट है इसकी वैल्यू अगर आपने बैलेंस शीट में कॉस्ट प्राइस पे अगर लिखी हुई है, तो क्या वो एक्चुअल प्राइस है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज कि आपने क्या किया हुआ है, आपके एसेट्स में से आपने डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट नहीं किया और बैलेंस शीट में आपने उसके कॉस्ट प्राइस पे वो वैल्यू को शो कर दिया है। बट एक्चुअल अगर उसकी प्राइस निकाली जाएगी तो वो उतनी नहीं होगी जो आप शो कर रहे हो। तो ऐसे केस में आपका जो फाइनेंशियल डेटा जो होगा वो सही नहीं होगा, या ट्रू वैल्यू नहीं शो करेगा, या फेयर वैल्यू शो नहीं करेगा आपके एसेट्स की। इसीलिए अगर हमें हमारे एसेट्स की ट्रू वैल्यू या फेयर वैल्यू जाननी है तो फिर हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टू एसरटेन एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि हमें जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आ रही है वो एक्यूरेट मालूम हो। तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना ही होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस है। तो अगर आप इस एक्सपेंस को ऐड नहीं करेंगे तो ऐसे केस में आपको प्रोडक्शन की कॉस्ट सही नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इस एक्सपेंस को भी ऐड करना होगा। अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो सही नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट इनकम टैक्स। अब देखो, इनकम टैक्स सही पता लगाने के लिए भी डेप्रिसिएशन ज़रूरी होता है। सो जो भी हम लोग इनकम टैक्स देते हैं वो तभी दिया जाता है कि जब हमारी इनकम, जितनी भी टोटल इनकम आपको हो रही है, उसमें से जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सब हटाने के बाद जो आपके पास में नेट वैल्यू बचती है, उसमें से आप क्या करते हो, इनकम टैक्स पे करते हो। लेट अस सपोज कि मान लेते हैं कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया। तो अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा शो करेगा, उसका अमाउंट ज़्यादा शो करेगा। तो जो भी यहाँ पर टैक्स रेट चल रहा होगा उस कंडीशन में आपको टैक्स की वैल्यू भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। बट अगर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, जो कि हमारा एक एक्सपेंस ही होता है, तो ऐसे केस में हमारे प्रॉफिट की वैल्यू भी कम हो जाएगी
और अगर प्रॉफिट की वैल्यू कम हो रही है तो हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन ज़रूरी होता है, जिससे कि हम हमारे इनकम टैक्स की करेक्ट वैल्यू को निकाल सकें। नेक्स्ट होता है प्रोविजन ऑफ फंड्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। आप देखिए कि जो भी हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं डेप्रिसिएशन का। तो क्या होता है कि जब हमारी वही एसेट की वैल्यू एकदम जब कम हो जाएगी, जब वो रिप्लेस करने के लायक हो जाएगी, तो हम इसी फंड का पैसा उठा करके नई एसेट को हम परचेज कर लेते हैं। इसीलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी होता है। और जैसा कि हमने देखा कि डेप्रिसिएशन जो होता है एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ऐसे केस में जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है एसेट्स के ऊपर, उस डेप्रिसिएशन को बिजनेस में रिटेन किया जाता है, जिससे कि जब इस पर्टिकुलर एसेट का रिप्लेसमेंट का टाइम आए तो हम उसी फंड को उठा करके उस एसेट का रिप्लेसमेंट कर सके। तो ये थे कुछ हमारे नीड्स या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। सो नाउ वी विल डिस्कस सम फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ एसेट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट। तो देखो यहाँ पे होता ये है कि जब भी हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे तो जो भी उसकी जो टोटल कॉस्ट बनती है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। अब इस पर कैसे फ़र्क पड़ता है डेप्रिसिएशन पे, तो वो समझते हैं। देखो, मान लेते हैं कि आपने एक एसेट को परचेज किया है जिसकी वैल्यू मान लेते हैं 50,000 रुपीज़ है। तो कई बार ये होता है कि जब हम एसेट को परचेज करते हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 50,000 है, बट आपके पास वो कैसे पहुंचेगा, तो हो सकता है आपको फ्रेट देना पड़े। तो मान लेते हैं कि जो आपको फ्रेट के चार्जेस लग रहे हैं मशीन को आपके फर्म तक पहुंचने के लिए, वो मान लेते हैं 1,000 रुपीज़ है। और ये भी होता है कि इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए हमें इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, और वो मान लीजिए कि वो हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज मान लेते हैं 1,500 रुपीज़ है। तो ऐसे केस में अगर हम अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहें इस मशीन पे, तो अब आप 50,000 नहीं लेंगे इसको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कॉस्ट को भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर 1,000 भी ऐड होगा और 1,500 भी यहाँ पर ऐड होगा। इसका मतलब है अब आपकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी एक मशीन की वो बन जाएगी 52,500। तो अब आप 50,000 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि आपको करना पड़ेगा 52,500 पे कैलकुलेट। तो ये फ़र्क पड़ जाता है किस पे, कॉस्ट ऑफ एसेट के केस में, कि अगर आपने मान लेते 50,000 लिया है तो वो एक्चुअल सही वैल्यू नहीं मानी जाएगी डेप्रिसिएशन की, क्योंकि हमें जो यहाँ पे 1,000 देना पड़ रहा है और जो 1,500 और एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं वो किस वजह से देना पड़ रहा है, क्योंकि हमने ये मशीन को परचेज़ की है। तो ऐसे केस में ये जो खर्चे हैं ये इसी मशीन की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। तो अब हमारी जो टोटल जो मशीन की वैल्यू कहलाएगी वो होगी 52,500। सो जो डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया जाएगा अब वो 52,500 पे किया जाएगा। मान लो कि अगर आप 50,000 पे लगा रहे होते तो आपका डेप्रिसिएशन कम आता, बट आप इस पे लगाएंगे तो आपका डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ एसेट जो होता है वो क्या करता है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू को वेरी करेगा। एंड होप कि ये आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। अब एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट मतलब क्या होता है कि सपोज मान लेते हैं कि जब भी आप किसी भी एसेट को परचेज करते हो तो हम ये इसमें एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमने मशीन खरीदी है या जो भी आपने एसेट को परचेज किया है वो एसेट हमें कितने सालों तक के बिना किसी प्रॉब्लम के हमें उसकी सर्विस मिलेगी, तो वो होता है उसका एस्टिमेटेड लाइफ। लेट अस सपोज कि आप मान लेते हैं कि अगर आप एक बाइक खरीदते हैं या एक मोबाइल फ़ोन अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको भी एक अंदाज़ा होता है ना कि अगर एक मोबाइल फ़ोन हमने परचेज़ किया है तो एक मोबाइल फ़ोन कितने सालों तक हमें सर्विस दे सकता है, या एक जो बाइक आपने परचेज़ की है
या जो कार आपने परचेज की है वो कार आपको कितने सालों तक के सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। लेट अस सपोज मान लेते हैं 10 साल की उसकी वैल्यू है कि 10 सालों तक के ये जो गाड़ी है या जो बाइक है आपकी वो बहुत अच्छी काम करेगी, लेकिन 10 साल के बाद इसकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये क्या होता है, ये होता है एस्टिमेटेड लाइफ। तो एस्टिमेटेड लाइफ एक इकोनॉमिक टर्म में इसको इंक्लूड किया जाएगा। अब ये हो सकता है मंथ में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, किलोमीटर्स में भी रहता है। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। तो ये भी क्या करता है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू में कहीं ना कहीं पे यहाँ पे चेंजेस आएंगे इस वजह से। इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना होगा कि एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट क्या है। नेक्स्ट होता है एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। सो अब एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने एसेट को परचेज की है उसके एस्टिमेटेड लाइफ के बाद में जब हम उसी एसेट को जब बेचने जाएंगे मार्केट में तो उससे हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, जिसको कई बार स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। सो ऐसे केस में आपको ये देखना होगा कि जब आप इस एसेट को, इस पर्टिकुलर एसेट को जब आप 10 साल के बाद मार्केट में बेचने के लिए जाओगे, जब आपके लिए ये काम की नहीं होगी, तो ऐसे केस में आपको कुछ तो वैल्यू मिलेगी उससे। तो वो जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो ये जो होता है ये हम कॉस्ट जो होती है हमारे एसेट की उसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं। तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन चेंज हो जाता है। बट अगर आप इस वैल्यू को डिडक्ट नहीं करते हो तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ एसेट। अब नेचर ऑफ एसेट में क्या होता है देखेंगे। तो देखो नेचर ऑफ एसेट में ये होता है कि सबसे पहले तो जब कभी भी एक बिजनेसमैन अपने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहा होता है तो ये ज़रूरी होता है कि जो रेट उसने फ्रॉम द फर्स्ट ईयर से लगाना स्टार्ट किया है उस रेट को वो मेंटेन करे। मीन्स कि अगर एक साल उसने 10% लिया है डेप्रिसिएशन की वैल्यू के लिए तो नेक्स्ट ईयर भी उसको 10% ही लेना है और यही उसको मेंटेन करके रखना है। बट ये चीज़ तब फॉलो की जाती है जब उसका टर्नओवर जो रहता है वो हर साल क्या रहे, सेम। अगर किसी बिजनेसमैन का टर्नओवर जो है वो हर साल सेम आ रहा है तो ऐसे केस में जो डेप्रिसिएशन की जो रेट होगी वो भी क्या होगी, हर साल सेम चलेगी। बट कई बार क्या होता है कि जो टर्नओवर की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा वो भी फ्लक्चुएट करता है। तो इससे हमारा जो अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन का वो भी चेंज आएगा। तो ये भी एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो टाइम टू टाइम एक बिजनेसमैन कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको एसेट को बढ़ाना है, एक्सटेंशन करना है या इंक्रीज करना है एसेट की वैल्यू को। सो वो अमाउंट जो इसमें खर्च हो रहा है एक्सटेंशन में या जो एसेट की वैल्यू को बढ़ाने में जो खर्चा आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, जो वैल्यू है उसको हमें ऐड करना होगा। जो भी कॉस्ट है उसमें इसको ऐड करना होगा, तब जाके हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो करेक्ट वैल्यू शो करेगा। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एक्ट। अब देखो डिफरेंट एक्ट में ये कहा गया है कि जब कभी भी एक बिजनेसमैन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करता है तो उसको कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स रूल को ध्यान में रखते हुए डेप्रिसिएशन के रेट को फिक्स करना होगा। सो कंपनी एक्ट में एक सेक्शन है 205, उसके हिसाब से ये कहा गया है कि एक कंपनी को अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले डेप्रिसिएशन के लिए एक प्रोविजन बनाना जरूरी होगा। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 205 इसमें यह कहा गया है कि किसी भी कंपनी को अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन करना ही होगा ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। नहीं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोसेस होगी वो सही नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप एक कोई टैक्स को अगर आप कभी भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो आपको कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स रूल
इसको ध्यान में रखते हुए, इनकी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ही डेप्रिसिएशन के रेट को कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि डेप्रिसिएशन पे कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सो नाउ अब हम ये देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट depreciation on fixed assets and what are the methods to finding out the depreciation। So देखिए, depreciation को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर हमें अभी दो पढ़ना है। और वो दो कौन से हैं? वो हैं हमारे नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना। इसको अलग अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको कहा जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। इन सभी नाम से इनको जाना जाता है, राइट। तो मेन हमें क्या याद रखना है कि जब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करेंगे, तो आपको सबसे पहले तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि जिसमें कि हमें एसेट्स की वैल्यूज़ दी रहती हैं, एस्टिमेटेड लाइफ होगा और स्क्रैप वैल्यू होगी। इस तरह की अगर चीज़ें दी गई हैं तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं दी है और आपको सीधे रेट दे दिया गया है क्वेश्चन में, देन आप ये यूज़ करोगे इस फॉर्मूले का। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकलेगा। जो भी आप इस मेथड से डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, महीने का नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए है, तो व्हेन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट एंड स्क्रैप वैल्यू आर गिवन। जब क्वेश्चन में ये दो चीज़ें दी हो और हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, देन वी विल यूज़ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एंड होल अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। मतलब कि क्वेश्चन में आपको एसेट की ओरिजिनल वैल्यू दी रहेगी और उसका स्क्रैप वैल्यू भी दिया रहेगा एस्टिमेटेड, और एस्टिमेटेड लाइफ भी दी होगी। अगर ये सारी चीज़ें दी है तो आप इसकी वैल्यूज़ को पुटअप करके डेप्रिसिएशन की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड करेंगे, कई बार क्या होता है कि जब इंस्टॉलेशन चार्ज भी दिए जाते हैं, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप किसी भी एसेट को परचेज करके लेकर आते हो तो ऐसे केस में हमें एसेट की जो कॉस्ट होती है वो तो हमें देना ही पड़ता है, साथ में जो इंस्टॉल करवाया है हमने उसका चार्जेस भी हमको देना है, फ्रेट का चार्ज भी हमको देना है, और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो हमें पे करने होते हैं अलॉन्ग विद द एसेट, जो कि एसेट की वजह से ही हो रहे हैं। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं, वो जो सारे खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे हमारे एसेट में ऐड हो जाएंगे और तब जाके निकलेगी ओरिजिनल कॉस्ट। जैसे कि मान लेते हैं कि एसेट जो हमने परचेज की है वो है, मान लेते हैं 55,000 रुपीज़ की हमने कोई एसेट परचेज की है, जिस पे इंस्टॉलेशन चार्ज जो लग रहा है वो 1500 का लग रहा है। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो आप ओरिजिनल कॉस्ट रखेंगे वो 55,000 नहीं रखेंगे आप, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इसका वैल्यू आएगा। मतलब आपको जब ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ रखनी होगी तब आप 56,500 रखेंगे, यहाँ पर आप 55,000 नहीं रखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में ही आपको एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दी होगी और लाइफ भी दी होगी। तो जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आप इनको पुटअप करके आप निकाल सकते हो एनुअल डेप्रिसिएशन। बस आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यूज उसमें दी हुई है, इंस्टॉलेशन चार्ज दिया हुआ है, फ्रेट दिया है, या किसी भी टाइप का कोई एक्सपेंस दिया है अलॉन्ग विद द एसेट, तो हमें उसको एसेट की वैल्यू में ऐड करना है, तब जाके ओरिजिनल कॉस्ट निकलेगी और फिर आपका आंसर जो है वो सही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एक तरीका ये हो गया। नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। अब क्या होगा कि ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको रेट दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है तो ओरिजिनल कॉस्ट कई बार सीधे सीधे आपको दे देंगे, या फिर इस तरह के चेंजेस हमको करने पड़ते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना,
ये नहीं करोगे तो आपका जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आएगा वो गलत होगा, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन को तो यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट आएगी और जो रेट होगा उससे आप सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू को निकाल देंगे। अब सवाल ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है, इसमें क्या करना होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड वो मेथड होती है जिसमें कि आपको हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है और जो डेप्रिसिएशन होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा हर साल। सपोज मान लेते हैं कि अगर हम इसी की बात करते हैं, जो एग्जांपल हमने लिया हुआ है जहां पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 56,500 और इस पे जो चार्ज लग रहा है मान लेते हैं 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसका यदि हम लोग 10% कैलकुलेट करें तो इसका आंसर होगा 5650 एज अ डेप्रिसिएशन। तो ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, मतलब कि हम हर साल 5,650 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हमें हर साल अलग से डेप्रिसिएशन को बार बार कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें जो भी आपने ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होता है बस वही डेप्रिसिएशन की वैल्यू को हमें हर साल लगाना होता है जो कि ओरिजिनल कॉस्ट पे बेस्ड होता है। बट एक बात आपको याद रखना होगा कि अगर इसमें कोई भी चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, सपोज मान लेते हैं इसमें आपने और एसेट को ऐड किया है तब फिर वैल्यू चेंज होगी, या इसका कोई हिस्सा हमने बेच दिया है तब भी वैल्यू में चेंज आएगा। इस बात का हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होगा कि जब आपको हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा, बार बार चेंज नहीं होता है। जब हम फर्स्ट ईयर निकाल लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू पे वही जो डेप्रिसिएशन होगा वो हर साल वही डेप्रिसिएशन चलते ही रहेगा। और अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात करें जो कि हमारा सेकंड है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। लाइक कि सपोज मान लेते हैं कि इसी एग्जांपल में देख लेते हैं कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास जो एसेट की ओरिजिनल जो वैल्यू है वो है 56,500, जिसमें से डेप्रिसिएशन अगर माइनस करेंगे 5650 का तो जो अमाउंट यहाँ बचने वाला है 50850, मतलब कि एक साल बाद हमारे इस एसेट की वैल्यू हो जाएगी 50,850, ये हो जाएगी। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट ईयर का जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 50,850 के ऊपर। तो ऐसे केस में अब आपका डेप्रिसिएशन जो होगा वो कम हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे हम लोग 50,850 पे अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 5085। तो हमारे पहले साल का डेप्रिसिएशन क्या आ रहा है 5650 और नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 5085। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो कम हो गया। तो आपको याद रखना है कि जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करोगे तो जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा हमारी एसेट का उस पर आपको डेप्रिसिएशन फिर से कैलकुलेट करना होगा। अब इसमें अच्छी बात यह होती है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करते हैं कि अगर अपन स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे हर साल तो ऐसे केस में क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी जो एसेट की वैल्यू होगी दैट विल बिकम ज़ीरो। लेकिन अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का यूज़ करते हैं तो हमारे पास में जब ये एस्टिमेटेड लाइफ पूरा हो जाएगा उसके बाद भी इसकी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, मतलब इसका जो लास्ट जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। सो ये होता है अलग अलग मेथड्स के थ्रू डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका।